अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप ये देख रहे हैं खास प्रसारण भारत समाचार पर। बहनों भाइयों, इस देश में मिनी क्रांति हुई है। इस देश में जो संपूर्ण विपक्ष मिलकर सरकार से नहीं करवा पाया, वो मुट्ठी भर बच्चों ने इस देश में सरकार को वो काम करा लिया। जेन जी जीत गए और प्रधान जी हार गए। लेकिन ये अविश्वसनीय और ये असाधारण काम हुआ कैसे? इसके पीछे की योजनाएं क्या थी और किस प्रकार इस आंदोलन को सफल बनाया गया, इस बारे में आज पूरी बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज मैं आपको उस मशहूर शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो इस जेन जी क्रांति के मुख्य वार्ताकार हैं। इस देश में, जैसा कि मैं अभी पहले भी कह रहा था, देश ने बहुत से आंदोलन देखे, लेकिन जेन जी का इस आंदोलन को जो जंतर मंतर पर हुआ, देश ने इस असाधारण आंदोलन को शायद कभी नहीं देखा। ये इकलौता ऐसा आंदोलन था जो बहुत क्रिएटिव भी था। ये इकलौता ऐसा आंदोलन था जिसकी धमक सिर्फ डिजिटल भी नहीं थी, जमीन पर भी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार इनकी मांगों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने जो जेस्चर दिखाए थे वो बातचीत वाले जेस्चर नहीं थे, वो लाठी के जेस्चर थे। लेकिन इस पूरे संग्राम को संवाद के जरिए समाधान में कैसे बदला गया और वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, इस पूरी योजना जून 2026 जब से इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन दिनों की पिछले 2 महीनों में इस देश के भीतर जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, इसके बारे में हम आज खुली चर्चा करेंगे आशुतोष रांका से। आशुतोष जी कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य वार्ताकार हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बेहद काबिल और बहुत पढ़े लिखे युवा हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया हुआ है। आशुतोष ही वो चेहरा हैं जो मुख्य वार्ताकार रहे और जिन्होंने भारत की सरकार के साथ आंख में आंख डालकर इस मुद्दे पर बात की, संवाद किया, समाधान तलाशा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आए। आगे की पूरी बातचीत में हम रांका से ये जानेंगे कि यह आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, इस आंदोलन की भूमिका क्या थी, इसका प्रतिफल क्या है और आगे आने वाले वक्त में इनकी भूमिका क्या होगी। आशुतोष जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं, आपको और आपकी टीम को, कि आपने एक असाधारण उपलब्धि को हासिल किया। कैसे किया आपने ये? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और मेरे को लगता है कि ये हमने हासिल नहीं किया है, ये जीत इस देश के युवाओं की जीत है। ये पूरी तरह से युवाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन है। देखिए, हमारे तो बैकग्राउंड सबको पता है। 2 महीने पहले तक हम लोग सब बहुत अलग-अलग दुनिया में व्यस्त थे। दीप के वहाँ पर जॉब ढूँढ रहा था, मैं जयपुर में अपने अलग एक्टिविज़्म में बिज़ी था, सौरभ अपने जर्नलिज़्म का काम कर रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने में जिस तरह से युवा अपने आप से संगठित हुए हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी डिसअपॉइंटमेंट, सारी एंगर जो चैनलाइज़ हुई है एक आंदोलन के प्रति, मुझे लगता है उससे ये बदलाव आया है और उससे ये इस तरह की जीत हमें हासिल हुई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये सरकार किस प्रकार की है, ये सरकार कितना बातचीत में यकीन रखती है। लेकिन उस सरकार को हम लोग झुका पाए तो वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पूरे का पूरा देश और हमारा पूरा युवा इस आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं लग गया था। इस आंदोलन की भूमिका आप लोगों ने कब तय की, कि आपको ये कब लगा कि ये ऑनलाइन जो ये एक हंसी मजाक का और एक मीम्स का जो केंद्र बिंदु था, कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन पॉलिटिकल कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन थी, इसको ज़मीन पर उतारने का आप लोगों ने कब सोचा? एग्ज़ैक्ट डेट तो प्रदेश जी अब मेरे को क्या ही बताऊँ, लेकिन मोटा-मोटा इसमें आइडिया ये था कि 15 मई के अराउंड ये अकाउंट बना है। 15 मई से लगभग 25 से 30 मई तक इस बारे में सारी चीज़ें जो जो थी वो सोशली चल रही थी, डिजिटली चल रही थी। लेकिन 30 मई के आसपास कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि अब वक़्त आ गया है कि इसको धरातल पे उतारें, क्योंकि उसी वक़्त के अराउंड नीट का जो पेपर लीक का मुद्दा था वो काफ़ी तूल पकड़ा था और हमें समझ में आ गया था कि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी करोड़ों युवाओं का भविष्य सीधे इस पेपर लीक के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो 25 से 30 मई के बीच में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब दीप के इंडिया आएगा और इसको फिर धरातल पे उतारेंगे और फिर देखेंगे कि ज़मीन पर कॉकरोचेस कैसे लड़ते हैं। अच्छा, पहला झटका आप लोगों को लगा था, जितना मुझे याद है, जब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया था
और आप लोगों पर ये इल्ज़ाम थे कि आप लोग विदेशी हाथों में खेल रहे हैं, और ऐसा कह के आपके कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कराए गए थे। तब मनोबल टूटा था, कमज़ोर हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं कभी। हमारे पास तो हमारी नौकरियाँ जो हम छोड़ चुके हैं, जो हम वापस ले सकते हैं। दीप के यूएस रुक सकता था, सौरभ अपना काम कर ही रहा था, तो हमारे पास कभी कुछ खोने के लिए था ही नहीं। इस आंदोलन ने पहले दिन से जो-जो हासिल किया है, हर बीते हुए दिन के साथ, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर आप कुछ दिनों में करोड़ों युवाओं की इमेजिनेशन कैप्चर कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप सही मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस सरकार की बहुत ही प्लेबुक, मतलब डिफाइंड प्लेबुक है ब्रजेश जी, जिसमें वो लोग पहले आपको जो है इस तरह से कुचलने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने हमारा अकाउंट बैन करने के लिए किया। फिर वो आपको जो है दबाने की कोशिश करेंगे। हमारे इंडिविजुअल अटैक्स हुए, हमें पाकिस्तानी बोला गया, एंटी नेशनल बोला गया, गद्दार बोला गया। जब वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मारपीट शुरू की। दीप के पर जयपुर में हमला हुआ, इंक फेंकी गई, हमारे वॉलंटियर्स के साथ मारपीट हुई, और फाइनली हमें उसके बाद जीत नहीं, हासिल हुई। तो वो दीपके जो के साथ गांधी तो जी मैंने कहते देखा थे कि जयपुर में मारपीट भी हुई थी। हाँ, वही। दीपिका के साथ जयपुर में मारपीट हुई थी। वो सभी लोग एबीवीपी के लोग थे। दिल्ली में जो जिन वॉलंटियर को, हमारे निशु के फादर को पीटा गया, भाजपा के गुंडों ने पीटा। जिस महिला ने इंक फेंकी वो भाजपा की वर्कर है। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड थे। बहुत ही डिफाइंड प्लेबुक है। लेकिन जैसा गांधी जी ने कहा है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, एंड देन दे फाइट यू, एंड देन यू विन। वही आप चीज जी, इस आंदोलन ने हासिल की है। आपके पुराने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको वापस मिले, या अभी भी उनमें से कई पर प्रतिबंध है? हाँ, अभी अभी जो हमारा ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था, उस पे हाई कोर्ट ने जो है बैन हटा दिया है। और मजे की बात ये है कि जिस अकाउंट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह के बैन किया गया था, उस कोर्ट हियरिंग में सरकार ने बोला कि हमने तो सिर्फ नीट के मुद्दे के लिए किया था, कि नीट के रीपेपर में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। तो सरकार भी बहुत विरोधाभासी काम करती है। सरकार की मंशा भी बहुत जगहों पे बहुत क्लियर हो गई है इस आंदोलन के बाद, की जी। बातचीत में यकीन नहीं करते हैं, बस डिस्क्रेडिट करने में, कुचलने में, मारपीट करने में यकीन रखते हैं। आपका पुराना वाला इंस्टाग्राम भी वापस मिला, या अभी उस पर प्रतिबंध है? नहीं, नहीं, इंस्टाग्राम तो हमेशा हमारा चल रहा था। बीच में कुछ घंटे के लिए बैन हुआ था 2-3 ओके। बार, लेकिन अभी फंक्शनिंग है। अब आते हैं कि जो आपने जंतर मंतर पर एक वृहद आंदोलन किया, जब आपने 20 तारीख की ये कॉल दी कि 20 जुलाई को हम संसद मार्च करेंगे, आपको अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी संख्या में हुजूम आएगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे? क्योंकि उसके पहले बहुत मीडिया अटेंशन या बहुत ज़्यादा भीड़ या सरकार पर दबाव बनने लायक माहौल नहीं बन रहा था। लेकिन 20 तारीख की घटना को मैं मानता हूँ कि वो एक डिवाइड लाइन थी। तो 20 तारीख को क्या हुआ था? देखिए, 20 को ब्रजेश जी, अंडरकरंट बहुत ज्यादा था। हमें जिस प्रकार के इनपुट्स आ रहे थे, स्पेशली उन शहरों से जहां हम जाके ऑलरेडी प्रदर्शन करके आए थे, वहां से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट था कि बहुत हजारों की संख्या में लोग मोबिलाइज हुए हैं। जहां तक प्रेशर की बात है, मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, और जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया कहता हूं तो मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके चैनल ने तो हमें पहले दिन से कवरेज दी है। दिग्यांशु जी पहले दिन से ग्राउंड पर रहे हैं, और तब से खड़े रहे हैं जब तक कोई और खड़ा नहीं था। लेकिन जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने भले ही हमारी न्यूज नहीं चलाई हो, लेकिन अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग था। जनता में इसकी आवाज थी। इंस्टाग्राम पे हमारी रीच बहुत अच्छी थी, और लगातार हमें महसूस हो रहा था कि बहुत ज्यादा संख्या में दिल्ली लोग आने वाले हैं। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि जितने लोग उस दिन मौजूद थे, जितने लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। क्योंकि आप 1.5 महीने पुराने आंदोलन से अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो लाखों लोगों की हाँ, भीड़ जुटा सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट एजेंडा के साथ हम लोग काम कर रहे थे। बहुत ही क्लीन मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे थे। वो उसी से लोग इंस्पायर हुए। मैंने देखा 20 जुलाई वाले में ना हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत युवा गए थे, बहुत बड़ी संख्या थी उत्तर प्रदेश के युवाओं की। तो 20 को जब आप लोगों ने ये संसद मार्च शुरू किया, तो आपको अंदाज़ा था कि इस आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, पिटाई कर सकती है, कपड़े भी फाड़ सकती है, या इससे भी बढ़कर आगे गोली भी चल सकती है? आप लोगों को अंदाज़ा था कि आप कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप हजारों छात्रों को, छात्राओं को एक बड़े जोखिम की तरफ आगे बढ़ने को धकेल रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की बर्बरता 20 तारीख को हुई, वो मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट की होगी। बहुत क्लियरली वो एक प्लान्ड अटैक था हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे लोकतंत्र पे। छोटे छोटे बच्चों को मोलेस्ट किया गया है, सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है।
लाठियां मारने के बाद, एम्बुलेंस में भेजने के बाद, एम्बुलेंस से निकाल कर फिर लोगों को मारा गया है। गीतांजलि जी जो सोनम जी की वाइफ है, उनके बाल खींचे गए। जो हमारे वॉलंटियर्स एक्चुअली इनकी क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे थे, उनको मारा गया है। तो वो तो मतलब बहुत क्लियरली एक प्लान्ड अटैक था, ब्रुटैलिटी का। ये सरकार पहले से या दिल्ली पुलिस ने पहले से शायद प्लान किया था। नहीं तो जिस तरह की बर्बरता हमने देखी है उस दिन, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास बयां करने के लिए कि हमने किस तरह की चीजें उस दिन देखी हैं अपनी आंखों से। जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन फेस की थी? नहीं सर, मैं तो ये सबको बताता हूँ कि 6 जून को जब दीप के आया था एयरपोर्ट से, जब लैंड किया था, तो उसको मैं ही रिसीव करने गया था। तो मैं और दीप के जब जंतर मंतर पहुंचे, तो हम जीवन में पहली बार जंतर मंतर पहुंचे थे। हमने तो मतलब इस तरह का कभी कुछ ना देखा है ना किया है। हम सब प्रोफेशनल लोग हैं। मैं आईआईटी कानपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ हूँ, जॉब करता था, लंदन में जॉब कर रहा था। दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। तो हमारा आंदोलनों से कभी सरोकार नहीं रहा है, लेकिन हाँ, देश के लिए कुछ कर गुजरने की हमेशा से तमन्ना रही है, और भगवान ने मौका दिया सीजेपी के आंदोलन के माध्यम से कुछ कर पाने के लिए। इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हो आप लोग, को तो बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स आ जाती। ये किस दुनिया में आ गए? सर, हाईली क्वालिफाइड है इसलिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब तक इस देश के एम्पावर्ड लोग, जिन लोगों के पास सभी माध्यम है, जिन लोगों के पास नॉलेज है, जिन लोगों के पास प्रिविलेज है, जिन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता है, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें की जा सकती हैं, जब तक वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक वो आगे आके खड़े नहीं होंगे, तब तक हम बाकियों की क्या बात करें। तो वो तमन्ना हमेशा से मन में थी, और मुझे बहुत खुशी है कि ये मौका सीजेपी के माध्यम से हमें मिला। जब आप नड्डा जी से बात कर रहे थे और आपके 3 चरण की उनकी वार्ता हुई, तो दिल्ली में पुलिस लाठीचार्ज, बेटियों के कपड़े फाड़े जाने और बेहद बर्बर, बेरहमी और क्रूरता से जो पिटाई हुई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रभावितों की, आपने नड्डा जी से पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है और किसके आदेश पर यह सब हुआ बिल्कुल था? पूछा हमने। हमने बिल्कुल पूछा सर। आपने क्या जिस पूछा तरह की उनसे? मारपीट बर्बरता हुई, देखिए उसमें अब मैं डिटेल्स तो क्या ही बताऊं, लेकिन काफी ज्यादा वॉट अबाउटरी थी उस बात में। कि हमने इतना नहीं बोला था, कुछ कुछ लोगों ने गलतियां की, बच्चों ने भी तो गलत किया। तो वो वॉट अबाउटरी ज्यादा थी। हमें बहुत पहले क्लियर हो गया था कि दिल्ली पुलिस के मामले में सरकार बहुत ज्यादा कुछ करने नहीं वाली है। इसलिए पहले दिन से 20 तारीख की घटना के बाद से हमारी टीम लगी हुई है। हमारी टीम ने जो घायल भी हुए थे, सबका पूरा मेडिकल जांच इंश्योर करवाया। हमारी पूरी मेडिकल टीम लगातार सभी बच्चों के संपर्क में थी। हमने एक बहुत स्ट्रांग लीगल टीम तैयार की है, कपिल सिब्बल जी जैसे तमाम वरिष्ठ वकील उस टीम में हैं, और हम जितनी भी पुलिस द्वारा बर्बरता की गई उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, वो वीडियोस इकट्ठे कर रहे हैं। और हमने ये वादा किया है उन सभी बच्चों से जिसको उस दिन मारा गया, कि एक एक पुलिसकर्मी जो दोषी है उसको हम कोर्ट में घसीटेंगे और न्याय दिलाएंगे। आपने 3 राउंड की घंटों वार्ता की देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों से, जो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार का मैंडेट लेकर आए थे। आप लोगों के बीच जो बात हुई उसे आपको सार्वजनिक करना चाहिए कि आप जब सवाल कर रहे थे दिल्ली पुलिस की भूमिका के बारे में, नीट पेपर सिस्टम बदलने के बारे में, देश के शिक्षा की प्रणाली को बदलने के बारे में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में, पहले दिन सरकार का क्या रुख था? देखिए, अगेन ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत डिटेल्स तो अब हम क्या ही बताएं, थोड़ा सा मुझे लगता है हम थोड़ा ये शेयर करना चाहिए, लोगों में उत्सुकता है थोड़ा जानने की। थोड़ा हाँ, मैं थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एक ओवरऑल तो रिस्पॉन्सिवनेस तो बहुत ज्यादा बड़ी है सरकार की। जब हम पहली बार पहले दिन जब 20 तारीख को हम लोग गए थे, जब हमें 4 घंटे इंतजार भी करवाया गया, तो उस दिन सरकार काफी ज्यादा सुनने के मूड में नहीं थी। उसे एक मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जब हमें 1-2 दिन बाद वापस बुलाया गया, तब सरकार काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव थी। जो 2 घंटे हमारी जितेंद्र सिंह जी से और नड्डा जी से बातचीत चली, उसमें वो लोग बहुत धैर्य से उन्होंने हमारी बातों को सुना। जी। उन्होंने अपनी तरफ इस्तीफा, शायद सही रास्ता नहीं है, कोई और रास्ते तय करने चाहिए। हमारा जो डिमांड चार्टर है, जिसमें हम लोगों ने ब्रॉडर रिफॉर्म्स की बात की, उस पर भी काफी डिस्कशन हुआ। सरकार ने अपना पक्ष भी रखा कि किस तरह से ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और एनडीए में रिफॉर्म्स के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो काफी सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन थ्रू आउट में हम लोगों ने ये बहुत साफ किया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड है, क्योंकि वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है उन 21 बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड कर ली। वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है उन लाखों करोड़ों बच्चों के लिए जिनका फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। और
उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और उनको इस्तीफा देना होगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड है, ये हमने पहले दिन से क्लियर कर दिया था। आप लाखों बच्चों के प्रतिनिधि बनकर गए थे और आप नड्डा जी और जितेंद्र सिंह से बात कर रहे थे। आपको हर बार की वार्ता में ये लगा कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा बाकी सब मंजूर है? सर, बात इसकी नहीं है कि बाकी सब मंजूर है, बात इसकी है कि जो व्यक्ति आज पद पर है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, अगर उसके कार्यकाल में इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पोर्टल्स के भट्टे बैठ रहे हैं, तो वो व्यक्ति उस पद पर रहने लायक है नहीं। तो कौन मंजूर है, कौन नहीं मंजूर है, मेरे तो को नहीं उनके लगता कि तर्क हम और तथ्य उसमें क्या जाना। होते थे जब आप इस्तीफे की मांग करते थे तो? देखिए, नहीं, जब से हम लोगों ने रेजिग्नेशन की बात की है, उस कभी भी सरकार की तरफ से ना हाँ बोला गया है, ना बोला गया है कि ये स्ट्रिक्ट नो है या फिर हम देखेंगे। वो बार बार लगातार यही बात हो रही थी कि इसका फाइनल कॉल जो है प्रधानमंत्री लेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो हमें कम्युनिकेट किया जाएगा। लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से ये नहीं बोला गया कि ये किसी भी हालत में नहीं होगा या 100% हो जाएगा। वो तो कल ही हमें जाके क्लियर हुआ। पर सूत्रों के जरिए तो कई प्रमुख चैनलों ने ये चलाया कि किसी कीमत पर नहीं। फिर ये कैसे सूत्र बदल गए? तो आप तो सामने थे, तो आप ज़्यादा बेहतर इन सूत्रों के या इसके बारे में देखिए, बता, हमने क्योंकि 2 दिन पहले तो हमने देखा था हम एक बहुत प्रमुख चैनल पे ये बात थी कि सूत्र कह रहे हैं। नहीं सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया जब भी इस तरह की बातें करता है हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक एजेंडा के साथ काम कर रहा है। आज तक इन्होंने अपने किसी सूत्र का नाम बताया नहीं है और हमें ये बहुत क्लियर था कि सरकार में बहुत ही कम लोग इस समय उन्हें आइडिया है कि क्या जो है रियलिटी है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस तरह के सूत्रों पे अब हम यकीन नहीं रखते हैं और ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है अब इस देश में कि वैसे भी उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो वो वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के महत्व को आप मानते हैं कि अब इस देश में समाचार पत्र या टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स नई जनरेशन का संचार माध्यम नहीं रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे हैं। आप 25 दिन तक हमें लगातार ब्लैकआउट किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा। बिल्कुल भी हमें कवरेज नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूबर्स थे, इंस्टाग्राम के जो न्यूज़ चैनल्स थे, आप जैसे न्यूज़ चैनल्स थे, उन लोगों ने ही हमें कवर किया और फिर भी हम एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए और इस आंदोलन को और बड़ा कर पाए। वो लोग जब मेन स्ट्रीम मीडिया जब इन्वॉल्व हुआ उसके बाद भी कितने दिनों तक हमें सिर्फ डिस्क्रेडिट करने का काम दिया गया। हमें गालियां दी गई, हमें चाइना से लिंक्स बताए गए, मेरे खिलाफ चलाया गया कि मैं देश में वायलेंस फैलाने की बातें कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें की गई लेकिन फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा। तो आशुतोष जी, अब आते हैं 24 तारीख वाली घटना पे। तो इसके पहले की रात आप लोगों का खाना पानी बंद कर दिया गया था। क्या हुआ था? क्या आप लोग के पास वाकई फूड शॉर्टेज थी? आप लोगों ने अपील जारी की थी? क्या हुआ था? नहीं, हाँ, ये मतलब लगातार लास्ट 2-3 दिन से दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत छोटी छोटी चीजों पे परेशान किया जा रहा था। हमारे कई प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट खत्म करके घर जा रहे थे उनको रोक रहे हैं, जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, सबको डिटेन करके ले जा रहे हैं। कुछ हमारे वॉलंटियर्स निजामुद्दीन से खाना के पैकेट्स लेकर आए थे, उनको बिना बात के पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, 4-5 घंटे तक बिठाए रखा, खाना जब्त कर लिया। तो वो सब चीजें हो रही थी। उसके अलावा फिर जो हम बटालियन की बातें सुन रहे थे, इंटरनेट बंद किया गया था, तो उससे काफी स्ट्रांग हमें इंटेल मिला था कि सरकार पुलिस के द्वारा क्रैकडाउन करना चाहती है, हमें अरेस्ट करना चाहती है। इसलिए हम लोग भी काफी हाई अलर्ट मोड पे थे कि कुछ भी अगर हो तो हम लोग उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। पंगा तो बहुत बड़ा लिया था, जिंदगी नरक हो जाती है आपकी। मुझे लगता है कि जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उस चीज के लिए हम जैसे 2-3 लोगों की जिंदगी बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। ओके, तो आपकी जब कल वार्ता होने जा रही थी उसके ठीक पहले 2:25 पर धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने पद त्याग कर दिया है। अचानक से ये कैसे हुआ? सर, मुझे तो लगता है इसका आंसर सिर्फ अमित शाह जी दे सकते हैं, मोदी जी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सरकार पे प्रेशर था वो लगातार बढ़ रहा था। देश भर में 300-400 शहरों में इस समय प्रदर्शन चल रहे थे। जंतर मंतर से भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी और हमें पता था कि सैटरडे और संडे को भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है। अ, सबसे जरूरी बात सर, जनता का मूड, ना सिर्फ वो लोग जो सीजेपी के सपोर्टर्स हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल जनता का मूड बहुत साफ था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। और देर से ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनपुट सरकार तक पहुंचा और उन्होंने सही समय पर प्रधान को हटा दिया।
आपने देखा होगा कि इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के महिमा मंडन की एक पूरी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है। अब आपको क्या महसूस होता है जब आप वो महिमा मंडन के ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट पढ़ते हैं तो? सर ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता है ऑनेस्टली, क्योंकि जयपुर में जिन गुंडों ने दीपिका को मारा, उसको पीटा, थप्पड़ मारा, वो सब एबीपी के गुंडे थे और उनको जब जेल से मिली तब भी उन सबका महिमा मंडन हुआ था। जिन बच्चों को, जिन लड़कों ने निशु के पापा को हमारी साइट पे सर फोड़ा था, उसका जब वो लोग बाहर निकले तो उनका महिमा मंडन हुआ। जिस महिला ने दीपिका पर इंक फेंकी थी, जब वो बाहर निकली तो उनका महिमा मंडन हुआ। तो ये एक मोडिस ऑपरेंडी है राइट विंग की। राइट विंग में गुंडागर्दी करने को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जितनी ज्यादा गुंडागर्दी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मारपीट कर सकते हैं, जितना ज्यादा हुड़दंग मचा सकते हैं, उतने आप बड़े नेता बनने की काबिलियत रखते हैं राइट विंग में, और वही चीज ये लोग करते हैं। वही कल्चर ऊपर भी है, वही कल्चर नीचे भी है। तो कल जब आपके अंतिम चरण की और समाधान वाली वार्ता हुई, जब आप और नड्डा जी और सौरभ और जितेंद्र सिंह बैठे, तो कल आप लोगों ने किन किन बिंदुओं पर फिर चर्चा की और सरकार का हमारी रुख क्या मोस्टली था? डिमांड जो हमारा, क्योंकि प्रधान जी का इस्तीफा ऑलरेडी हो चुका था, तो हमारा ज्यादातर डिस्कशन जो लीगल केसेस हैं उसको लेकर था और कॉम्पनसेशन को लेकर था। लीगल केसेस में क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा अलाइन करने में कि क्या चीजें सरकार को मंजूर है, और कॉम्पनसेशन पे भी अलाइन करने में समय लगा कि कितना, मतलब कहाँ और कैसे इस चीज को अलाइन किया जाए। उसके बाद मोस्टली जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी हम लोगों ने तैयारी की कि किस तरह से एक रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में दोनों पक्ष अपनी बात रखें, और लगे कि इस तरह से एक अलाइनमेंट रीच कर लिया गया है, एक एग्रीमेंट रीच कर लिया गया है। तो फिर उसकी प्रेप में हमने थोड़ा सा समय दिया। तो ये आप श्योर हो कि सारी एफआईआर क्वैश हो जाएंगी? आर यू श्योर? देखिए, सरकार ने तो यही वादा किया है। जेपी नड्डा जी ने ऑन रिकॉर्ड आके ये चीज बोली है, ट्वीट भी इस बारे में की है उन्होंने, कि जो भी अभी एफआईआर इस मुद्दे पर की गई है उन्हें विड्रॉ किया जाएगा और फ्यूचर में भी कोई इस मुद्दे पर एफआईआर नहीं होगी। एनी एक्शन अगेंस्ट दिल्ली पुलिस, ये आप लोगों की डिमांड थी, उसका क्या हुआ? वो तो हम लोगों ने बहुत क्लियर किया ही है कि सरकार को भी हमने इस बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई एक्शन होगा। लेकिन हमने बहुत क्लियरली इस चीज को रखा है कि हम पर्सनली एक एक पुलिसकर्मी जिसने अपनी हदें लांगी है उनको कोर्ट में घसीटेंगे। आशुतोष जी, व्हाट नेक्स्ट? अब तो ये आपने अचीव कर लिया, जो संपूर्ण विपक्ष मिलकर भी बीजेपी से कभी अचीव नहीं कर पाया था, वो मिरेकल आप लोगों ने किया। देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या, आगे क्या? सर अभी ऑनेस्टली अगले कुछ दिन तो हम लोग सोएंगे। हम 2 महीने से हम लोग सोए नहीं है, अपने घरों से दूर हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से मिले नहीं है। तो अगले कुछ दिन तो हम आराम करेंगे, लेकिन जोक्स असाइड, हमारा बहुत मन है कि हम थोड़ा सा अपने आप को और संगठित करें। जितने भी देश भर से लोग सपोर्टर्स हैं उनको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। कई शहरों से डिमांड आ रही है कि सीजेपी वहां पर भी पहुंचे, लोगों के बीच उनकी मुद्दे सुने, उनको हाईलाइट करे। उस पर हम लोग काम करना चाहेंगे। उसके अलावा हम बहुत जल्द एक कंसल्टेशन शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। उस पर हम देश भर से जो है विचार और लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस पर काम करेंगे। आप व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो आप राजनीति में क्यों नहीं हैं? आपको तो होना चाहिए। सर व्यवस्था में बदलाव के लिए सिर्फ राजनीति थोड़ी जरूरी है, उससे सिर्फ नहीं हो रहा है ना कहीं उससे नहीं हो रहा था, इसीलिए इस प्रेशर ग्रुप की जरूरत पड़ी। जब हमारी राजनीति फेल हो रही थी अकाउंटेबिलिटी लाने में, जब राजनीति फेल हो रही थी युवाओं के मुद्दे उठाने में, तो इसीलिए शायद इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बने। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को सिर्फ 5 साल में सवाल उठाना भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार पर दबाव बनाना लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार को जवाबदेह बनाना लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस सबके लिए आपको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से काम नहीं चलेगा, आपको निष्पक्ष मीडिया भी चाहिए, आपको निष्पक्ष संस्थान भी चाहिए। सबसे जरूरी आपको जागरूक नागरिक चाहिए जो सरकार से लगातार सवाल करें और उन्हें कटघरे में रखें। वही कल्चर हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन इलेक्शन इन 5 years, इट शुड बी समथिंग दैट इज लिव्ड एवरी सिंगल डे बाय एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो क्या आप मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, या भविष्य में हम माने कि आप मुख्य धारा की राजनीति में आकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे? नहीं, देखिए, हमें मुद्दे उठाने हैं, युवाओं के मुद्दे उठाने हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे
इश्यूज की बात हो, मुद्दों की बात हो और उन मुद्दों पर काम हो, और जिस भी शेप और फॉर्म में वो सबसे इफेक्टिव होगा हम वो करेंगे। एक्टिव मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स का पार्ट आशुतोष जी बनना चाहेंगे? सर देखिए, मैं इतना सीखा हूँ, नेवर से नो टू एनीथिंग इन पॉलिटिक्स। तो आने वाले वक्त में अगर लगेगा तो वो भी करेंगे। जो होगा मेरे को लगता है युवा तय करेंगे इस देश के। सीजेपी फॉर्मली रजिस्टर्ड होगी? आपका चुनाव लड़ने का कोई इरादा या सक्रिय राजनीति की कोई भूमिका है, या अभी ये एक फॉर्मल एक सोसाइटी है या एनजीओ है या एक ऑनलाइन समूह की तरह रखेंगे, या फिर अब आप इसको व्यवस्थित करने की कोई योजना बना रहे हैं? नहीं, व्यवस्थित तो हम डेफिनेटली करेंगे सर। इसको थोड़ा सा हम एक बेसिक संगठन बनाना चाहते हैं। देश भर में जो लोग अभी जुड़े हुए हैं सीजेपी के साथ, उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव की तरह बनाना चाहते हैं। अब उसको एग्जैक्टली आप सिविल सोसाइटी बोलना चाहें, एनजीओ बोलना चाहें, सोशल मूवमेंट बोलना चाहें, पॉलिटिकल मूवमेंट बोलना चाहें, वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, अब जिनको आप राइट विंग कहते हैं वो कुछ आरोप आपके ऊपर लगाते हैं कि आपके जो आउटरीच है वो सेलेक्टिव है, वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट के में अगर पेपर लीक या एजुकेशन के इश्यूज हैं उन पर आप नहीं बोलते हैं। सर हमारी आउटरीच वॉज डायरेक्टेड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द नीट पेपर लीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय भाजपा की सरकार है तो सवाल भाजपा से पूछेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से पूछते, आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो उनसे पूछते। जिसकी सरकार है उन्हीं से तो सवाल पूछेंगे। दूसरा इल्ज़ाम वो आप पर ये लगाते हैं कि आप लोगों को आगे करके अरविंद केजरीवाल ने अपना बदला लिया है। ये नाम भी सर रोज चेंज होता रहता है। कभी कोई बोलता है अखिलेश यादव ने आगे किया है, कभी कोई बोलता है कम्युनिस्टों ने आगे किया है, कभी कोई बोलता है सीआईए ने आगे किया है, कभी कोई बोलता है डीप स्टेट ने आगे किया है। तो ये नाम भी रोज चेंज होता रहता है। लेकिन इन राइट विंग वालों को भी अंदर ही अंदर पता है कि युवाओं ने आगे किया है, इसलिए उनको हमारी बात माननी पड़ी। ओके, तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, हम अंतिम दौर में हैं और इस बारे में बात करेंगे कि क्या काकरोच जनता पार्टी आने वाले दिनों में कोई और आंदोलन को तैयार करती है, उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करती है, या फिर अब आप सिर्फ कंसल्टेशन प्रोसेस में ही रहेंगे? चार्टर हमने सबमिट किया है। 4 हफ्ते का समय मांगा है सरकार ने कि 4 हफ्ते बाद हमारा डेलीगेशन फिर से उस डिमांड चार्टर को लेकर सरकार से मिले। उसके साथ साथ जहां भी हमें और मुद्दे लगते हैं जो हाईलाइट होने चाहिए वो हम उठाएंगे। प्रायोरिटी ये नहीं है कि आंदोलन करना है या सरकार से लड़ना है, प्रायोरिटी है कि सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को सुधारना है। जहां वो सरकार के साथ रह के संभव है वहां सरकार के साथ रहकर करेंगे, जहां सरकार पर सवाल उठाना पड़ेगा वहां वो करेंगे। ओके, जब से ये आंदोलन खत्म हुआ और आपने विद इमीडिएट इफेक्ट, ये लाइन बड़ी वायरल हो रही है, तो वो क्या मूवमेंट था विद इमीडिएट इफेक्ट? कुछ खास मसला हो गया था जब आप नड्डा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम दौर, ये इमीडिएट इफेक्ट की थोड़ी मीनिंग समझाइए हम लोगों को। वो लोग चाह रहे थे कि जंतर मंतर थोड़ा जल्दी खाली हो जाए, क्योंकि अगर अभी बैठे रह गए तो फिर कोई और नया आंदोलन हो जाएगा और किसी और नए का इस्तीफा ना मांग लिया जाए। लेकिन जोक्स असाइड, उनका पॉइंट यही था कि अगर हमारी बातें मान ली गई हैं तो फिर क्राउड डिस्पर्स हो जंतर मंतर से भी और आसपास के शहरों से भी, आसपास के इलाकों से भी, ताकि वापस से कानून व्यवस्था और उस चीज को ठीक किया जा सके। ये नड्डा जी की और जितेंद्र सिंह की आपके साथ हैंडलिंग कैसी रही? उन लोगों का बर्ताव आपके साथ कैसा था? नहीं सर, इन ऑल फेयरनेस काफी रेस्पेक्टफुल डिस्कशन था और उन्होंने हमारी बातें काफी सही से सुनी, रीजनेबल बातें हुई, और उनकी भी जो बातें थी वो काफी रीजनेबल और लॉजिकल थी, और हमारी बातों को भी उन्होंने सुना। इस बारे में तो मैं फुल उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और हम बहुत छोटे लोग हैं। उन्होंने काफी एज इक्वल्स हमारी बात सुनी। ओके, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी का क्या होगा? अभी वो हॉस्पिटल में हैं, कब तक बाहर आएंगे, कब तक डिस्चार्ज होंगे, और वो क्या आपके आंदोलन का हिस्सा हैं या आप और वो अब अलग रास्ते पर हैं? नहीं सर, सोनम सर हैज बीन आवर गाइडिंग लाइट, ही हैज बीन आवर मेंटर। उनके 25 दिनों के जो अनशन ने इस देश को जगा दिया, इस देश के युवाओं को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें जागरूक बनाया, उन्हें लड़ना सिखाया। तो सोनम सर ने तो इस आंदोलन के लिए जितना किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी किसी प्रकार का इस तरह से योगदान दिया है युवाओं के लिए। तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। सोनम सर अभी भी ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं 26 दिन अगर कोई भूख हड़ताल करते हैं तो तबीयत
ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, तो ही स्टिल रिकवरिंग, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द आप उनको वापस पब्लिक लाइफ में देखेंगे। आपके और उनके बीच कोई मतभेद? नहीं सर, कोई मतभेद नहीं। बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं हम उनको। ही हैज बीन आवर हीरो फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स। तो मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ही हैज बीन आवर गाइडिंग लाइट एंड हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। कई समय से हम उनको बोल रहे थे कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दिए, क्योंकि 59 साल के व्यक्ति हैं, 10-11 किलो वजन लूज कर चुके थे। तो वो बिल्कुल से उस बात पे हमारी सर से बहुत बहस होती थी, सर से डांट भी खाते थे कि तुम लोग क्यों बोल रहे हो, सरकार क्यों नहीं आके बात कर रही है। तो वो सब होता था, लेकिन बहुत बहुत हम लोग खुद को खुशनसीब मानते हैं कि सोनम सर लेड दिस मूवमेंट। तो वो जब डिस्चार्ज होकर आएंगे तो आप लोगों की फॉर्मल मीटिंग्स होंगी उनके साथ, आप उन्हें सारी बिल्कुल होगी सर, बातों से अवगत कराएंगे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल होगा सर। क्या मैं ये मानूं कि सोनम वांगचुक आपके अन्ना हजारे हैं और आप नए अरविंद केजरीवाल हैं? सर ये टर्म्स तो मैं क्या ही यूज करूं, लेकिन हमें ये पता है कि इस जनरेशन को जगाने का काम कॉकरोच जनता पार्टी ने जरूर किया है। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने इस देश में हमारी नई पीढ़ी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया, आप उसके मुख्य वार्ताकार और वाहक थे। मैं आपको इस आंदोलन की सफलता की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम और आप किसी दिन आमने सामने बैठकर बाकी विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आशुतोष जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। आपके जितने भी सवाल हो सकते थे, मैंने राका जी से सारे सवाल रखे। वो एक काबिल पढ़े लिखे युवा हैं और भारत की सरकार से जब बात हो रही थी वो उसके मुख्य वार्ताकार थे। ये बहुत यंग एज लोग हैं, लेकिन इनके आत्मविश्वास और इनके मुद्दों ने सरकार को हिला दिया। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।